अपन स्टार्ट करते हैं। आज अपन ने पढ़ लिया था भाई, प्रथाएं चल रही है अपनी, पर्दा प्रथा पढ़ेंगे। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक के रूप में क्या पढ़ने वाले हैं? पर्दा प्रथा। पर्दा पर्दा प्रथा होती क्या है? पर्दा प्रथा देखो, अपने समाज में ना स्त्रियाँ पर्दा रखती है, तो भाई ये वैसे तो देखे तो ये प्रथा गलत नहीं मानी जाती है समाज में कि भाई पर्दा प्रथा गलत है। पर्दा रखना मतलब अपने से बड़ों का सम्मान करना होता है। वैसे तो पर्दा प्रथा पर कोई वो इतना अंदेशा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो पर्दा प्रथा है ना, वो होती क्या है? पर्दा रखना। जो समाज में स्त्री अपने से बड़ों, अपने जेठ से, अपनी जेठानी से, इनके से थोड़ा पर्दा रखती है, तो वो पर्दा प्रथा के अंतर्गत आता है। तो प्राचीन समय में पर्दा प्रथा तो ही थी नहीं। प्राचीन समय में क्या था? इस प्रथा का प्रचलन आपने देखे होगी रामायण और महाभारत में। भाई प्राचीन समय में कभी किसी सीरियल में या किसी रामायण महाभारत में आपने देखा होगा कि भाई किसी से पर्दा नहीं किया जाता था। तो उस टाइम में ये पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। तो इसका प्रचलन में पर्दा प्रथा कब आई? तो मध्यकाल में। ठीक है, इस प्रथा का प्रारंभ क्या है? प्रारंभ है गुप्त काल, जबकि सर्वाधिक बढ़ावा मध्यकाल में मिला इसको। जबकि सर्वाधिक बढ़ावा मध्यकाल में मिला। ठीक है, सबसे ज़्यादा पर्दा प्रथा का प्रचलन किस में है? तो वो सबसे ज़्यादा पर्दा प्रथा का चलन है राजपूत समाज में। राजपूत समाज में सबसे ज़्यादा पर्दा प्रथा का चलन है। ठीक है, और अपन देखें कि इस्लाम मुस्लिम धर्म में ये धर्म से रिलेटेड है थोड़ा सा, कि धर्म है उनका, धर्म है पर्दा रखना, तो उनके धर्म में है। तो क्या लिखूँ मैं? मुस्लिम समाज में क्या है? धार्मिक प्रथा है ये। क्या है? मुस्लिम समाज में धार्मिक प्रथा। आपने देखा होगा कभी कभी मुस्लिम समाज में स्त्रियां ना पर्दा रखती है, केवल आँख खुली रहती है उनकी, तो ये उनके धर्म के अंतर्गत है। और अपने राजपूत समाज में ये पर्दा प्रथा का प्रचलन है थोड़ा सा, और इसका जबकि सर्वाधिक बढ़ावा इसको मध्यकाल में मिला और प्रचलन था गुप्त काल में। प्राचीन काल में आपने देखा होगा महाभारत रामायण में कभी पर्दा प्रथा का देखा है क्या? कभी आपने नहीं देखा। तो ये चीज़ें हैं। तो इसको रोकने का प्रयास किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने ना, स्त्री शिक्षा के माध्यम से। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्त्री शिक्षा के माध्यम से इसे रोकने का प्रयास किया। स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देकर इसे रोकने का प्रयास किया। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देकर इसे रोकने का प्रयास किया। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट देखते हैं अगली। ये थोड़ा सा पर्दा प्रथा के बारे में। वैसे देखें तो पर्दा रखना समाज में बुरी बात नहीं है। पर्दा का मतलब होता है अपने से बड़ों को आदर करना। तो पर्दा रखना वैसे कोई समाज में बुरी बात नहीं है। तो तभी इस पर कोई वो इतनी चर्चा भी नहीं होती है। समाज में रखने वाले तो पर्दा रखते हैं, नहीं रखने वाले नहीं रखते। ठीक है, अगला अपन देखते हैं बेगार प्रथा या बेगार प्रथा, जिसे क्या बोलते हैं अपन? इसके दो तीन नाम है, एक हलमा, एक आड़ी। बेगार प्रथा होती क्या है? देखो पहले ना क्या होता था, राजा महाराजा मंदिर या दुर्ग का निर्माण करवाते थे, तब बताते हैं कि उनसे काम मजदूरी का कार्य करवा लिया जाता था और उनको पैसे नहीं दिए जाते थे, तो उनके तो बेचारों के बेगार हो गई। बताते ना अपन की बेगार होना, तो वो बेगार होना क्या है? पहले क्या होता था, राजा महाराजा जब दुर्ग या मंदिर बनवाते थे, दुर्ग या मंदिर निर्माण करवाते थे, तब बिना पैसे की मजदूरी करवाते थे।
बिना पैसे की मजदूरी क्या कहलाता है? बेकार प्रथा कहलाता है। ठीक है, इस प्रथा को न देखे तो आदिवासियों में न आपसी सहयोग से कार्य किए जाते हैं तो उसे हलमा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? आदिवासियों में आपसी सहयोग से किए जाने वाले कार्यों को आपसी सहयोग से किए जाने वाले कार्य को क्या कहते हैं? हलमा कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इसको क्या कहते हैं? हलमा कहते हैं। फिर अपन देखें, सबसे पहले बूंद और है ना, बूंदी के अंदर तो ऐसा था कि महिलाओं से बेकार ली जाती थी। बूंदी में महिलाओं से बेकार ली जाती थी। 1976 में इस पर अधिनियम बनाकर इस पर रोक लगा दी गई और इसके अंतर्गत है ना इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और बताते कि अगर जेल में भी कोई आदमी रहकर कार्य करेगा तो उसे भी उसका कार्य का पैसा मिलेगा। तो ठीक है, तो जेल में कोई कैदी रहेगा उसको भी पैसा मिलेगा। तो 1976 में अधिनियम बना, इसके ऊपर अधिनियम बना। ठीक है, अधिनियम बनाकर इस पर रोक लगा दी। और क्या है देखो, 1976 में अधिनियम बनाकर रोक लगा दी और फिर क्या, अनुच्छेद 23 के तहत बेगार लेना गैर कानूनी है, गैर कानूनी है। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। ठीक है, और अपन देखें इसमें कि जेल में भी कोई कैदी है तो भी उसे जेल में कैदी को भी है ना काम का पैसा मिलेगा। कैदी को भी कार्य करवाने पर पैसे दिए जाते हैं, ठीक है, ये है बेगार प्रथा। ठीक है, बेगार प्रथा के बारे में बताया। राजा महाराजा दुर्ग मंदिर का निर्माण करवाते थे तो बिना पैसे के, बिना मजदूरी के काम करवाते थे तो उसे बेगार हो जाती थी, उसे बेगार प्रथा कहते हैं। आदिवासियों में आपसी सहयोग से किए जाने वाले कार्य को हलमा या आड़ी कहते हैं। बूंदी में महिलाओं से बेगार ली जाती है। 1976 में अधिनियम बनाकर रोक लगा दी, इसके ऊपर अनुच्छेद 23 के तहत बेगार लेना गैर कानूनी घोषित किया गया। देखिए अब अगली स्टार्ट करते हैं अपन, सागड़ी या बंधुआ मजदूर प्रथा। देखिए ये होता क्या है, इसमें क्या होता है कि भाई जैसे अपन ने किसी से समाज में पहले राजा महाराजाओं से पैसे उधार लेते थे भाई, तो क्या करते थे, उनको अपना मजदूर बना लेते थे। जैसे मैंने मान लो आपसे 10,000 रुपये उधार लिए, तो आप क्या करोगे भाई, मैं आपके पैसे नहीं दे पा रहा हूँ, नहीं चुका पा रहा हूँ, तो आप होकर चल आ जाए मेरे पास, हजार मजदूरी कर दे, काम कर दे, पैसों के बदले काम। वही क्या है, बंधुआ मजदूरी। तो मैं लिख सकता हूँ कि भाई राजा महाराजा द्वारा किसानों द्वारा पैसे न चुकाए जाने पर, किसानों द्वारा पैसे न चुकाए जाने पर उससे मजदूरी करवाते थे, उसे क्या कहते हैं, बंधुआ मजदूरी या सागड़ी प्रथा कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता था कि राजा महाराजा जब कोई किसान जैसे किसी से पैसे ले लेता था राजा महाराजा के टाइम में, तो उन पैसों को किसान द्वारा न चुकाए जाने पर उसे किसी काम काज में या किसी खेत में हाड़ी बना कर रख लेते थे, या फिर घर में नौकर चाकर बना कर रख लेते थे। तो उनको वही है कि घर का कार्य करवा लेते थे, खेत का कार्य करवा लेते थे, ब्याज समेत पैसा वसूलते थे। अगर मान लो उसके पिताजी से पैसा नहीं चुका तो उसके बेटे को बंधुआ मजदूर बना लेते थे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बात ध्यान में रखनी है।
इसके तहत 1961 में एक अधिनियम बना है, 1961 में अधिनियम बना इसके ऊपर 1961 के अंदर, और अनुच्छेद 23 के तहत इसे गैर कानूनी घोषित किया गया। ठीक है। सागड़ी प्रथा में घर का कामकाज किया जाता था, उसे तो चाकर कहते हैं, और खेत का काम किया जाता था, उसे अपन आड़ी कहते हैं। तो घर का काम तो क्या हो गया, घर का कामकाज क्या हो गया, चाकर, और खेत का काम क्या हो गया, काम हो गया आड़ी। ये कुछ इससे रिलेटेड बातें हैं। इसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं अगला। ठीक है, अगला देखते हैं अपन मानव व्यापार। भाई लड़के और लड़कियों का क्रय विक्रय किया जाता था, उसे मानव व्यापार क्या कहते हैं। ठीक है, जैसे ये देखें कि आज भी समाज में ऐसा होता रहता है कि लड़के और लड़कियों का क्रय विक्रय क्या कहलाता है, मानव व्यापार के अंतर्गत आता है। तो क्रय विक्रय, ठीक है, लड़के व लड़कियों का क्रय विक्रय। मैं ये बात बता रहा हूँ कि मानव व्यापार के अंदर लड़के और लड़कियों का क्रय विक्रय आता है। ठीक है, जिसमें पहले क्या होता था भाई, राजा महाराजा है ना अपनी राजकुमारियों को, अपनी बेटी को दहेज में क्या देते थे, दासियाँ देते थे। तो उन दासियों का क्या होता था, क्रय विक्रय होता था। भाई उनको खरीदा ही जाता था कि भाई तुम मेरी बेटी के साथ चले जाओ। भाई दासियों को उनकी राजकुमारी के साथ भेजा जाता था, वो वहाँ जाकर कामकाज को कार्य वहाँ का कार्यकाज करती थी। तो दासी बनाकर भेजा जाता था अपनी राजकुमारियों के लिए, राजाओं द्वारा अपनी राजकुमारियों के लिए जिन दासियों को भेजा जाता था वो इसी के अंतर्गत आती थी, मानव व्यापार के अंतर्गत आती थी। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि राजा अपनी राजकुमारी के लिए, ठीक है ना, राजा राजकुमारी के लिए दासियाँ भेजता था, दासियाँ या दास खरीदते थे। तो वो किसके अंतर्गत आता था, मानव व्यापार के अंतर्गत आता था। सर्वप्रथम 1831 ने कोटा रियासत ने इस पर रोक लगाई। तो सर्वप्रथम 1831 में कोटा रियासत ने क्या कर दी, रोक लगा दी इसके ऊपर। सर्वप्रथम 1831 में कोटा रियासत ने रोक लगा दी। बाद में 1847 के अंदर क्या, जयपुर ने भी इसको बंद कर दिया। कब, 1847 में जयपुर ने भी बंद कर दिया। एक है ना मानव व्यापार पे कर लिया जाता था भाई, मानव व्यापार, मानव को भाई लड़कियों को खरीदने व बेचने के ऊपर एक टैक्स लिया जाता था। उस टैक्स को क्या बोलते थे, चौथान कर। ये क्या है, एक टैक्स था भाई, जो ये कार्य करेगा उसको एक राजा या महाराजा को टैक्स देना पड़ेगा। तो वो टैक्स क्या था, चौथान कर था। तो मानव व्यापार पर लिया जाने वाला कर, मानव व्यापार पर लिया जाने वाला कर। ठीक है, ये इसके अंतर्गत आते हैं। मानव व्यापार में लड़के व लड़कियों को खरीदना, राजा महाराजा अपनी रानियों के लिए दासियाँ खरीदते थे। तो ये क्या हो गए थे, ये भी मानव व्यापार के अंतर्गत आता था। सर्वप्रथम 1831 में कोटा रियासत ने रोक लगाई। बाद में 1847 में जयपुर रियासत ने इस पर रोक लगा दी। और मानव व्यापार करते समय ने कर लिया जाता था राजा महाराजाओं द्वारा, उसे क्या बोलते हैं, चौथान कर बोलते हैं। तो चौथान कर क्या है, मानव व्यापार पर लिया जाने वाला कर। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद देख लेते हैं, एक मानव व्यापार हो गया अपना। दूसरा देखते हैं नाता प्रथा। इसमें क्या होता था,
पूर्व पति को छोड़कर दूसरे पति से विवाह करना क्या कहलाता था? नाता विवाह कहलाता था। ये क्या होता था? आदिवासियों में ज्यादा होता था। तो नाता प्रथा में बता देता हूं, पूर्व पति को छोड़कर दूसरे व्यक्ति से विवाह करना, व्यक्ति से विवाह करना, पूर्व पति को छोड़कर दूसरे व्यक्ति से विवाह करना नाता प्रथा कहलाता था। इसके बाद अपन देखते हैं पत्नी है ना पत्नी। छेड़ा फाड़ना का मतलब पत्नी है ना अपने पति को साड़ी का पल्लू फाड़ कर दे देती थी, जिसे तलाक माना जाता था। ऐसी सी एक प्रथा थी। तो जो बिलों में होती थी कि पत्नी अपना साड़ी का पल्लू फाड़ कर अपने पति को दे देती थी, फिर वह तलाक मान लेती, फिर वह दूसरा विवाह कर लेती। तो साड़ी का पल्लू फाड़ कर पति को देना, पल्लू फाड़ कर पति को देकर तलाक लेना, तलाक लेना, ये क्या है? छेड़ा फाड़ना या छेड़ा फाड़ना प्रथा है। ठीक है। इसके बाद में देखना झगड़ा या दावा राशि, झगड़ा राशि। झगड़ा राशि क्या होती है कि भाई दूसरे पति द्वारा प्रथम पति को ना कुछ राशि भेंट की जाती थी, जिसे अपन झगड़ा राशि बोलते हैं। तो वो क्या होती है कि दूसरे पति द्वारा प्रथम पति को जो राशि दी जाती थी उसे झगड़ा राशि बोलते हैं। ठीक है। फिर देख लेते हैं अपन नौतारा प्रथा। नौतारा प्रथा, नौतारा प्रथा के अंतर्गत क्या आता है? यह वांगड़ क्षेत्र, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंतर्गत आती है। तो ये वांगड़ क्षेत्र में इस प्रथा को व्यक्ति को आर्थिक सहायता दी जाती है। वागड़ क्षेत्र में, वागड़ क्षेत्र कौन सा है? वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। इस प्रथा के अंदर है ना व्यक्ति को आर्थिक सहायता दी जाती थी। व्यक्ति को आर्थिक सहायता देना, आर्थिक सहायता देना, ये क्या है? नौतारा प्रथा। वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर और बांसवाड़ा में व्यक्ति को आर्थिक सहायता देना क्या आता है? नौतारा प्रथा। इसके बाद देखने मोताना। मोताना क्या होता है? देखो मोताना एक ऐसी प्रथा है कि मौत पर लिया जाने वाला हर्जाना। जैसे मुझे किसी ने मार दिया तो मेरी मौत के ऊपर भाई मुझे कहीं दूसरे घर के आगे पटक के आ गए तो उनके घर, जिसके घर के आगे पटक के आए उससे मेरे घर वाले पैसे लेंगे। तो इसी प्रथा को क्या बोलते हैं? मौत पर लिया जाने वाला हर्जाना क्या कहलाता है? मोताना प्रथा। तो मौत पर लिया जाने वाला हर्जाना मोताना प्रथा कहलाता है।